हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बेंच में और हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शंस। बहुत दिन बाद आपके साथ मेरी क्लास हो रही है, मैं समझ सकता हूं, पर कोर्स बचा ही नहीं है, थोड़ी बहुत क्लासेस बची हैं। रिवीजन आप करते रहिए। मैंने बहुत सारी क्लासेस इससे पहले भी आपको पढ़ाई है। मैंने आपको पृथ्वी बैच का हवाला भी दिया है और पुराना शक्ति बैच भी पढ़ा है, जहां से आप रिविजन कर सकते हैं। यकीन जानिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सीडीएस और एनडीए का सिलेबस एब्सोल्युटली सेम है। डिफरेंस थोड़ा सा लेवल, थोड़ा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का है, तो कॉन्सेप्ट लगभग वही पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो क्या होता है कंजंक्शन, ये आज आप मेरे साथ जानेंगे। साथ ही साथ आप इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और आज हमेशा की तरह हम वोकैबलरी भी करेंगे। तो ये क्लास होने वाली है एकदम भरपूर। किससे भरपूर? भरपूर मतलब फुल ऑफ कंटेंट। सो आइए चलते हैं फटाफट और बात करते हैं सीडीएस के बारे में। तो देखिए, पहले कंजंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है ना, किसी भी दो वर्ड को अगर आपको जोड़ना है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो इसका काम आता है। टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस क्या ज्वाइन करता है ये? अगर आपको टू वर्ड्स जोड़ने हैं या फिर टू सेंटेंसेस जोड़ने हैं या फिर टू क्लॉजेस जोड़ने हैं, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? कंजंक्शंस का। अब फिर से सवाल आया कि सर ये होता क्या है कंजंक्शन, होता क्या है कंजंक्शन? तो बताया, दो को काम आता है जोड़ने के लिए। वैसे बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं ना जो तुम यूज करते हो, है ना, दो वर्ड को जोड़ने के लिए। जैसे तुमने कहा राम एंड सीता, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो ये एंड, और, व्हेन, इफ, वेदर, बट, देन एंड सो ऑन, और ऐसे सारे हमारे पास बहुत ही ज्यादा कंजंक्शन होते हैं। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जिनको मैंने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइम पे डिस्कस किया और उनके रीजंस भी मैंने आपको बताए। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो उस पे करने वाला हूं जहां से एग्जैक्टली कंजंक्शन का क्वेश्चन आता है। तो कंजंक्शन का क्वेश्चन कहां से आता है मेरे बच्चे? कंजंक्शन का क्वेश्चन आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन से। कोरिलेटिव कौन से होते हैं? कोरिलेटिव ऐसे होते हैं जो साथ में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जो अगर एक आएगा तो दूसरा भी आएगा आएगा। आइए मैं आपको लिख के देता हूं एक जबरदस्त लिस्ट इसकी, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, ऑल्दो के साथ, या फिर दो के साथ आप यूज करते हैं या तो येट या फिर कॉमा। हाँ जी, या तो येट लगाएंगे या फिर कॉमा लगाएंगे। ऐसे ही आप यूज करते हैं एल्स के साथ बट। लेकिन अगर आपको रादर मिल जाए या फिर अदर मिल जाए, तो इनके साथ आप यूज करते हैं देन। आपको मैंने एडवर्ब्स वाली क्लास में एक और बात बताई थी कि कहीं भी अगर आपको ये वाले दिखते हैं, ये वाले स्कार्सली, बेयरली, रेयरली या फिर हार्डली, तो इनके सबके साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन व्हेन का इस्तेमाल होता है। WHEN वाले व्हेन का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ और कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। जैसे नो सूनर, नो सूनर के साथ THAN देन का इस्तेमाल होता है। सो के साथ दैट का इस्तेमाल होता है। कुछ केसेस में सच के साथ भी दैट का इस्तेमाल होता है, और कुछ केसेस में सच के साथ एस का इस्तेमाल भी होता है। ये सब हम जानेंगे, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्लास में, जानते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो सब भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। सो के साथ दैट हो गया। ये याद होगा कंजंक्शन में पढ़ा, उसमें पढ़ाया था एडवर्ब्स में TOO2 और TO2 का जोड़ा होता है।
ठीक है, जैसे सो और दैट का जोड़ा बताया था, ऐसे TW2 और TO2 का भी मैंने आपको जोड़ा बताया था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप जानते हैं, ये तो जानते ही है ना। नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, देन अच्छा एक कहानी ये भी है जो हमें समझनी है, एज एस और सो एज वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो सब निकाल के मैं लिख देता हूँ आपके प्यार में और फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था ना, बिटवीन के साथ एंड प्रेपोजिशन की क्लास में बताया था, और फ्रॉम के साथ TO2 ये भी मैंने आपको प्रेपोजिशन वाली क्लास में कराए हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेस्ट के साथ शुड, डू नॉट यूज नॉट विद बोथ। तो देखिए ये है कॉन्सेप्ट, इन किसी ये जो जितने कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आपको नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऑल्दो के साथ, दो एल्स के साथ, बट है ना, अदर रादर के साथ, देन, तो इन्हीं में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए ये आपका सिलेबस है, किसका, कंजंक्शन का। जब भी आप पिछले 10 साल में क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ और भी चीजों में पूछे जाते हैं जो कोरिलेटिव नहीं है, जैसे अनलेस और अनटिल में फर्क पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो या अनलेस अनटिल और टिल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम पहले इनको देखते हैं, इन सब पे आपको क्वेश्चंस आज मिल जाएंगे यहाँ पे, जिन पे नहीं है वो उनको मैं यहाँ पे अभी एक क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इन सब चीजों को तो हम करने वाले हैं। एक बार दो और ऑल्दो को समझ लेते हैं। दो और ऑल्दो का मतलब एग्जाम एक्चुअली है, जैसे यद्यपि होता है यद्यपि, तो दो और ऑल्दो का एग्जैक्टली वही मतलब है यद्यपि। जैसे मैंने कहा, although he is a thief, but she trusts him। तो क्या मतलब हो गया, जबकि वो एक चोर है लेकिन फिर भी लड़की उस पर ट्रस्ट करती है। तो आइए एक मैं आपको मजेदार बात बता देता हूँ। मजेदार बात यह है कि ये यहाँ पे जो बट आया है ना, ये गलत है। यहाँ पे आप या तो लिख सकते हैं येट, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगा सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे आप ऑल दो से लिखें या दो से लिखें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। अब डिफरेंस क्या है, ये जो दो होता है ना बेटा, ये फॉर्मल होता है। अगर एग्जाम में आपको दो में से एक को सेलेक्ट करना पड़े तो आप दो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा, दो शी इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में बढ़िया है। शी डजन गेट अ जॉब, कि भैया इंग्लिश में तो बढ़िया है, यद्यपि वो इंग्लिश में बढ़िया है लेकिन जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो आपने देखा इंग्लिश के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, तो दोनों ही तरीके सही है। आप इस सेंटेंस को कॉमे के साथ भी लिख सकते हैं और येट के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं लगा सकते, येट और कॉमा भी नहीं लग सकता, और इन दोनों में से एक गायब भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। एल्स के साथ बट का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा, nobody else but money
कैन वाइप योर टीयर्स। कोई और नहीं है जो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा पैसे के अलावा, तुम्हें पैसे की जरूरत है लालची आदमी। तो आप क्या करेंगे, ये बट को यहाँ से काट, बट बिल्कुल सही है यहाँ पे। एग्जाम में आपको यहाँ पे देन लग के मिलता है, नो बडी एल्स देन मनी, तो आप याद रखिए कि देन यहाँ पे गलत होता है, देन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये करा हमने, ये करा, नॉट ओनली बट ऑल्सो हम आगे करेंगे। रादर और अदर के साथ किसका इस्तेमाल होता है, देन का। जैसे नो अदर पर्सन बट हर फादर वॉस करप्ट। कोई और करप्ट नहीं था, सिर्फ उसके पापा ही करप्ट थे। तो यहाँ पे भी देखिए सेम चीज हुई है, आपको परेशान करने की कोशिश की एग्जामिनर ने, बट नहीं आएगा यहाँ पे देन आएगा। क्यों, क्योंकि अदर और अदर आ गया ना, अदर और रादर के साथ आप देन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बट का ना। अभी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको ये चैप्टर। स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इनमें से कोई भी उठा लीजिए, आप हमेशा वेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे हार्डली did I touch the dog, then it bit me। तो क्या कह रहा है भाई, मैंने मुश्किल से छुआ ही था, किसको छुआ था, कुत्ते को, जब उसने मुझे काट लिया। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे देन नहीं लगा सकते, क्योंकि हार्डली के साथ देन का इस्तेमाल नहीं, वेन का होता है। तो हार्डली लिखे, स्कार्सली लिखे, बेयरली लिखे, है ना। ऐसे ही आप नो सूनर के साथ अगर बनाएंगे तो कहानी कुछ और होगी। नो सूनर का मतलब होता है देर ही नहीं हुई थी, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, मुझे घर पहुंचे हुए देर ही नहीं हुई थी, व्हेन दी गेस्ट्स अराइव्ड, जब गेस्ट आ गए। ठीक है, तो कह रहा है घर पहुंचे देर ही नहीं हुई थी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल हुआ है, और ये बिल्कुल सही है। तो हार्डली के साथ, ठीक है, नो सूनर के, हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ THAN। हाँ, ये व्हेन नहीं आएगा, देन आएगा, ये वाला देन नहीं आएगा, व्हेन नहीं आएगा, THAN देन आएगा। तो आपने क्या सीखा, अगर नो सूनर है तो देन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली है तो व्हेन। ये भी हो गया भाई, ये भी हो गया, इधर आ जाते हैं, ये भी हो गया। सो के साथ दैट, और TOO2 के साथ TO2 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं एडवर्ब्स वाली क्लास में। तो अभी हम इन पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाइदर और, आइदर और, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आपने मेरे साथ देखे, और भी बहुत जगह पे देखे, इस क्लास में भी देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। पर मुझे लगता है ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, तो इस पे हाथ डालने की जरूरत नहीं है ना। एज और, एज और सो एज भी मैं आपको आगे क्वेश्चन के बीच में समझाऊंगा, इसका रीजन है आप आगे जानेंगे। सच दैट और सच एज देख लेते हैं हम। अब देखो, जब हम कहते हैं ना सच एज, तो हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। जैसे देयर आर many software companies such as Adobe, ठीक है, such as Adobe, ठीक है, या फिर Velocis एटसेट्रा। तो सच एज आप तब कहते हैं जब आप कोई आगे लिस्ट देना चाह रहे होते हैं, है ना। जैसे यू कैन, इन उत्तराखंड देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो किसी ने पूछा अच्छा व्हाट आर दोस प्लेसेस, मैंने कहा सच प्लेसेस आर ओली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, मुक्तेश्वर, रानीखेत, नैनीताल एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सच एस के साथ लगा के जब आपको लिस्ट देनी होती है तो आप ऐसे करते हैं। सच दैट का मतलब होता है कि इस तरीके से, ठीक है, ये आप, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये हो गया, सच एज हो गया ना, सच दैट, एक बार सच दैट पे
क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा, ही इज सच अ टैलेंटेड डिजिटल मार्केटर। वो ऐसे डिजिटल मार्केटर है, शी इज सच अ टैलेंटेड डिजिटल मार्केटर दैट everyone wants her to work for them। कि हर कोई चाहता है कि वह उसके लिए काम करे। तो सच के साथ आपने क्या लगाया, दैट लगाया। आप बताते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि वो इतना ईमानदार है कि बॉस उसके पास सारा पैसा रखवा देता है, तो इज सच एन ऑनेस्ट मैन दैट बॉस ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सच और दैट तब आता है जब सिचुएशन कंडीशन बताते हैं, लेकिन जब लिस्ट बताते हैं किसी चीज की तो आप उसके साथ सच एस के साथ लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक के बाद एक आप लिखते जाते हैं। ठीक है, जब रीजन होता है तो सच के साथ आप दैट लगाते हैं कि वो इतना टैलेंटेड है, उसका फायदा क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका सच और दैट की कहानी। क्वेश्चन क्यों दिखा दिया ना, बिटवीन और एंड और फ्रॉम और टू, मैंने आपको ये बहुत ही गहराई से प्रेपोजिशन की क्लास में कराए हैं। अगर किसी ने प्रेपोजिशन की क्लास नहीं देखी है तो बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। तो प्रेपोजिशन की क्लास ये मेरी इंतजा है आपसे कि प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं लेस के साथ शुड का मजा लेते हैं। चाहिए तो लेस के साथ शुड का मजा देखिए, लेस के साथ याद रखिए या तो शुड आएगा या फिर आएगा नो मॉडल। लेस के साथ या तो शुड या फिर नो अदर मॉडल, कोई दूसरा नहीं आ सकता मॉडल। जैसे कोई और मॉडल का क्या मतलब है, डू नॉट रन लेस्ट यू शुड फॉल। कह रहा भागो नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। डू नॉट रन लेस्ट यू शुड फॉल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि लेस्ट के साथ, क्योंकि लेस के साथ आपने शुड का इस्तेमाल कर दिया। इस सेंटेंस को अगर मैं किसी और मॉडल के साथ बनाता, जैसे मैं कहता डोंट रन, डोंट रन लेस्ट यू वुड फॉल, तो भाई मेरे ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता। वुड और लेस्ट का संगम नहीं हो सकता, ये संगम नहीं हो सकता। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो कह रहा है डोंट रन, भागो नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, और इसके साथ शुड का इस्तेमाल होगा या फिर कोई मॉडल नहीं आएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को ऐसे भी ले सकता हूं बिना किसी मॉडल के, जैसे डोंट चीट, चीट नहीं करो, लेस द बॉस शुड कैच यू। तो कह रहा चीट मत करो कहीं ऐसा ना हो कि बॉस तुम्हें पकड़ ले। अब आप चाहो ना तो यहां से शुड भी हटा सकते हो, सेंटेंस अभी भी बिल्कुल सही है। तो आप शुड लगाएं या नहीं लगाएं इससे मतलब नहीं है, सेंटेंस सही जाएगा पर कोई दूसरा मॉडल इसमें नहीं घुसाना है। सो डू नॉट चीट, लेट लेस द बॉस, लेस द बॉस कैच यू। अब आप सीधे बनाएंगे ना तो आपको कहना पड़ेगा लेस द बॉस कॉट यू। कैच यू ही करेंगे, सेंटेंस मैंने प्रेजेंट में लिखा है। तो डोंट चीट लेस द बॉस कैच यू। तो ये हो गए आपके लेस्ट और शुड की कहानी।
तो बिटवीन, फ्रॉम, ये सब देखेंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना, नॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना। बोथ के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है। अगर आप कहते हैं नाइदर, तो नाइदर का मतलब क्या होता है, नॉट बोथ, दोनों में से कोई भी नहीं। इस जैसा सेंस देता है ना कि दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है दोनों में से। तो जैसे जब आप ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है, बोथ ऑफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब जब ये सेंटेंस आप सुनते हैं और देखते हैं तो शायद ही आपको कोई गलती इसमें दिखती है, जब तक आपको नहीं पता होता कि बोथ को और नॉट को साथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास इसके लिए एक वर्ड है जिसको हम प्यार से नाइदर कहते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे ना फ्रेम करके बहुत प्यारे तरीके से सुंदरता के साथ ऐसे भी तो फ्रेम कर सकते हैं, नाइदर ऑफ यू इज सेलेक्टेड, तुम दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो यही तरीका है इसको लिखने का, बोथ के साथ नॉट लगा के इसको लिखने का तरीका नहीं है। तरीका क्या है, नाइदर के साथ, क्योंकि नाइदर का मतलब ही होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसका जो हमने वर्क किया। आप इन सब को बढ़िया से तैयार करेंगे, क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा, आपको एग्जाम में ये बात पता चल जाएगी। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कैसे यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही सुहाने सफर पे क्वेश्चंस के। तो कमर कस लीजिए, क्वेश्चंस कीजिए और ये देखिए कि आपको कितना आता है या आपने कितना सीखा। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दम लगाइए और आंसर बताइए। ही डिड द टास्क सो ही फेल्ट इट इट वॉज हिज ड्यूटी। तो कह रहा है उसने काम किया था इसलिए, इसलिए उसे ऐसा लगा। काम करने से तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी है ना। अब यहाँ पे दो रीजंस है, दो दो चीजें। या तो आप लिख सकते हो ही डिड द टास्क बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर ही डिड द टास्क एज ही फेल्ट, तो एज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। या फिर ही डिड द टास्क, बस ठीक है। तो मतलब कोई रीजन देना होगा, काहे की टास्क। तो यहाँ पे सो का मीनिंग नहीं आ रहा, सो बताता है इसलिए, है ना। ही डिड द टास्क सो, सो का मतलब होता है क्योंकि, मतलब ये ऐसा वाला सो होता है, आई वॉन्ट टू गो, सो मतलब जैसे जैसे हम कहते हैं ना, मतलब जैसे मैंने कहा, जैसे तुमसे किसी ने कहा आई डोंट स्मोक, तो मैं तुमसे ओ सो यू आर अ नाइस गाय, यू डोंट, सो का मतलब है इसलिए, है ना। इस वाला सेंस देता है। तो ये सो यहाँ पे नहीं आ सकता। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, कोई भी शब्द हिंदी में अलग तरीके से साउंड कर सकता है, इंग्लिश का यूसेज उसका अलग होता है। तो कभी भी हम ट्रांसलेशन से अंग्रेजी हर बार नहीं सीख सकते। कुछ केसेस में आप ट्रांसलेशन करके अपने मन को शांति दे सकते हैं, ठीक हो जाएगा, पर हमेशा नहीं होगा। तो ये यूसेज से आएगा करते करते। तो सो नहीं आएगा, बिकॉज या एज आएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर चलेंगे, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। ही विल नॉट बाय यू अ स्कूटर सॉरी अंटिल यू स्कोर गुड मार्क्स। तो कह रहा है वो तुम्हें स्कूटर नहीं खरीद के देगा अंटिल यू स्कोर। अब देखो मैंने बताया था ना, कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए अंटिल और अनलेस का डिफरेंस। एक होता है अंटिल, एक इसकी बहन होती है टिल, एक इसकी मम्मी होती है अनलेस। तो ये तो हमेशा यूज होता है जब आपके पास कोई रीजन होता है ना, कंडीशन होती है। और मेरा बच्चा, ये दोनों सेम होते हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग। ये दोनों ही आपको क्या बताते हैं, टाइम का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। इसमें से टिल वाला जो होता है, ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता। अब समझो इसकी कहानी क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इस पे आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं। जैसे वेट हियर अनलेस
until या फिर till the sun sets. She cannot enter the exam. She cannot enter the exam hall unless, until या till she has the admit card. Unless, until या till until the night falls. Keep guarding the city. तो कह रहा है रात तक तुम्हें गार्ड करना है। अब यहां पे 3 सेंटेंसेस हैं, तो देखिए पहला वाला सेंटेंस है वेट हियर, यहां इंतजार करो। आगे कह रहा है अंटिल द सनसेट्स, जब तक सूरज नहीं डूबता। तो सूरज डूबना एक कंडीशन नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो देर सवेर डूबना ही है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज होती है जिसे देर सवेर होना ही होता है तो आप उसमें, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये अंटिल या अनलेस होते हैं ना, ये टाइम स्पेसिफिक होते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये कंडीशन नहीं है सूरज का डूबना है, ये क्या है, ये टाइम की मार है। तो वेट हियर आप यहाँ पे अनटिल भी कह सकते हैं और टिल भी कह सकते हैं, टिल द सनसेट्स और अनटिल द सनसेट्स, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। पर हाँ यहाँ पे आप अनलेस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। शी कैन नॉट एंटर द एग्जाम हॉल, वो एंटर नहीं कर सकती एग्जाम हॉल में। क्यों नहीं कर सकती, कब तक, अनलेस शी हैज द एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड का होना किसी टाइम से मैटर नहीं करता, इसका मैटर है कंडीशन से। कंडीशन है एंटर होने की, एडमिट कार्ड दिखा दो और एंटर हो जाओ। तो कंडीशन वाले सेंस में आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अनटिल और टिल आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अनलेस ही यहाँ पे ठीक होगा। अब आप एक तीसरा सेंटेंस देखेंगे और बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बात क्या है। अनलेस अनटिल टिल द नाइट फॉल्स द कीप गार्डिंग द सिटी, शहर की सुरक्षा करते रहो, उसे गार्ड करते रहो। कब तक, जब तक रात नहीं होती है। तो रात का होना भी तो एक कंडीशन ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। तो इसलिए आप अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था टिल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि टिल का इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं हो सकता सेंटेंस के, तो टिल नहीं आएगा, अनटिल आ गया, है ना। अब अनलेस आ जाएगा क्या, नहीं अनलेस भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं है मेरे बच्चे, है ना। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, ही विल नॉट बाय यू ए स्कूटर, वो तुम्हें एक स्कूटर खरीद के नहीं देगा अनटिल यू स्कोर गुड मार्क्स। तो अनटिल टाइम से मार्क्स का कोई मतलब नहीं है ना, अनलेस कंडीशन से मतलब है, तो इट शुड बी अनलेस। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक नया कॉन्सेप्ट भी आपने यहां से सीखा, है ना, अनटिल अनलेस और टिल वाला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। He did my task when I was away from the office. तो he did my task, उसने मेरा काम किया while I was away। when का मतलब होता है उसी समय, when का मतलब होता है उसी समय। जैसे आप कहेंगे he came to meet me when I was busy। वो मुझसे मिलने आया कब, जब मैं बिजी था। तो स्पेसिफिक टाइम की बात है। जब हम when लगाते हैं तो ये दोनों काम एक ही समय में हो रहे होते हैं। लेकिन मेरा बच्चा जब आप while लगाते हैं, ठीक है, तो when की जगह अगर आप यहाँ पे while लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उस दौरान, आगे वो कंटिन्यूएशन जैसा
बताता है। सो ही डिड माई टास्क, उसने मेरा टास्क कर दिया। कब? व्हेन आई वॉज बिजी। अच्छा, यहाँ पे तो एक एरर और है। अगर आप व्हेन ही डिड माई टास्क व्हेन आई वाज बिजी फ्रॉम द ऑफिस, नहीं, व्हेन आई वाज बिजी विद द ऑफिस। सो विद द ऑफिस भी कह सकते हो, इन द ऑफिस भी कह सकते हो। विद ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि विद आपको कि हम हमेशा बोलते हैं ना, आई वॉज बिजी विद सम वर्क। यहाँ पे कंजंक्शन का एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर और है। अगर यहाँ पे वो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता तो मैं व्हेन की जगह यहाँ पे वाइल करता। ठीक है, while I was busy with the office, while I was busy in the office, so he did my task when, या फिर while I was busy in the office। तो याद रखिए यहाँ पे दो गलतियां हैं। when की जगह आप while भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये तो ब्लेंडर है, किसी भी तरीके से फ्रॉम नहीं आ सकता, तो आप इसे विद के साथ सेंटेंस को बना के आगे निकल जाएंगे, या इन भी लगा सकते हैं। इन का मतलब वो सिर्फ आपकी प्लेस बता देगा कि यहाँ पर, और विद का मतलब होगा ऑफिस के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगर वहां पे ठीक होता ना तो मैं यहाँ पे ठीक करता, क्योंकि वो ब्लंडर है इसलिए पहले उसे हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोथ द टीम्स एज वेल एज देयर कोचेस वर्कड हार्ड। अब याद रखो भैया, ये जो बोथ है ना, इसका जोड़ा है ए एंड डी, एंड के साथ। जैसे बोथ करप्शन एंड नॉन वायलेंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ही चीजें की बात कर रहा हूं, करप्शन की भी और नॉन बैलेंस की भी। तो बोथ के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो एंड लगता है। बोथ करप्शन एंड नॉन वायलेंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे, बोथ द टीम्स एंड देयर कोचेस, दोनों ही टीमें और उनके कोचेस भी वर्कड हार्ड, मेहनत करी। तो बोथ के साथ एंड का जोड़ा है, याद रखिएगा। आंसर हो गया बी। एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी दिया है ताकि किसी को दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द और खाज ना रहे। अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आंसर बता दीजिए। ही वुड रादर कुक एट होम देन गो आउट फॉर डिनर। तो ये वाला देन थोड़ी लगता है, THAN देन लगता है, डिफरेंस होता है। ये जो THEN होता है इसका मतलब होता है फिर। देन आई वेंट देयर, ये टाइम के सेंस में यूज होता है। जैसे मैं कहूं, वह फर्स्ट रिटर्न द क्रेडिट यू टुक। सबसे पहले क्या मतलब है, पहले तो क्रेडिट वापस करो जो तुमने लिया था, जो उधार तुमने लिया था पहले वो वापस करो। देन आस्क फॉर अनदर फेवर, उसके बाद पूछना किसी और फेवर के बारे में। देन आस्क फॉर अनदर फेवर, तो ये देन का मतलब है फिर, है ना। देन आस्क फॉर अनदर, फिर किसी और एहसान की बात करना, पहले दिया हुआ पैसा। तो देन का मतलब फिर होता है, तो वो वाले फिर के लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे THAN देन आएगा। सो ही वुड रादर कुक होम, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, ये वाला देन कंपैरिजन में यूज होता है। तो क्या कह रहा है, ही वुड रादर कुक एट होम, वो घर पे ही पका लेगा, देन गो आउट फॉर डिनर, डिनर पे जाने से बेहतर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चौथा भी कर लिया ना हमने, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, शी वॉज कंफ्यूज अबाउट वेदर टू वियर पिंक एंड येलो फॉर हर एंगेजमेंट।
अब ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है ना, कि WHETHER के साथ OR और का इस्तेमाल होता है और बार बार यूज करते आ रहे हो, बचपन से लेके 55 तक करते आ रहे हो। तो ये तो आसान है। वो कंफ्यूज थी इस बारे में वेदर टू वियर पिंक, कि मैं पिंक पहनूं या येलो पहनूं, है ना, फॉर अपनी एंगेजमेंट में। तो एंड नहीं होगा और, सो वेदर के साथ और का इस्तेमाल होता है। लड़की कंफ्यूज थी कि पिंक पहनूं या फिर येलो पहनूं, फिर लड़के ने बताया तो वही पहन के गई और बड़ा मजाक बना। बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान होता है। कोई लड़की बस तैयार हो रही हो ना, कुछ मत करो तुम, शीशे में देख रही है, कुछ भी कर रही है, बस वो तैयार हो रही है, तुम उसकी तरफ देखो और देख के हंस जाओ। ठीक है, मतलब वो हंसी स्माइल, उसमें जरा सा भी प्यार या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी वाली हंसी, अबे बस ये कह के तुम चले जाओ, बस वहां से तुम चले जाओ। उसके बाद का जो मजा है ना, वो तुम्हें अपने आप मिलेगा उसके बाद। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। वो पूछती रहेगी कि तुम हंसे क्यों, तुम कहना कुछ नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ नहीं। बोलना नहीं है तुम्हें, तुम कहना अरे तुम बहुत बढ़िया लग रही हो, मजा आ गया, बस तुम उसके बाद देखना। ठीक है, मजा आ जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया। लेकिन सोच समझ के करना भाई, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, पिट पिटा सकते हो तुम। हम्म। हार्डली हैड ही रीच द स्टॉप देन द बस स्टार्टेड, ये पढ़ा चुका हूं तुम्हें, बताया था कि हार्डली के साथ WHEN वेन का इस्तेमाल होगा, है ना, और THAN देन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन खुलते ही खत्म हो गया। कह रहा है मुश्किल से मैं रुका था, मतलब स्टॉप पे पहुंचा था जब बस, व्हेन द बस स्टार्टेड, जब बस चल पड़ी। मैं पहुंचा ही था स्टॉप पे जब बस चल पड़ी। चलिए ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आसान आसान क्वेश्चन है भाई। कह रहा है यू विल नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस अनलेस यू टर्न 18। अब 18 होना कंडीशन थोड़ी है, ये तो मैटर ऑफ टाइम है। कंडीशन से मतलब नहीं है, ये क्या है, ये मैटर ऑफ टाइम है। और क्योंकि ये मैटर ऑफ टाइम है तो आप यहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल नहीं करके अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर इस पे क्वेश्चन फंसता है नहीं, या फिर टिल भी यूज कर सकते हैं। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी ना। कह रहा है भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक 18 के नहीं होगी। 18 का होना एक कंडीशन नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो टाइम है, टाइम स्पेसिफिकेशन है। शी वेटेड एट द कॉफी शॉप अंटिल 11 PM, नो एरर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शी वेटेड एट द कॉफी शॉप अंटिल 11 PM। तो यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हैं कि शी वेटेड एट द कॉफी शॉप, उसने कॉफी शॉप पे वेट किया। अनटिल और टिल आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, टिल 11 PM। पर टिल यहाँ पे ज्यादा बेटर है, जब कभी आपको एकदम सेंटेंस खत्म करना है ना, टिल 5 PM, तो आप टिल यूज करेंगे। जब खत्म करना है तो टिल भी सही है यहाँ पे, अनटिल भी सही है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें एरर मार्क नहीं करेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ टिल और अनटिल दोनों सही है, तो आप यहाँ पे नो एरर लगाएंगे डी और बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। He joined foreign languages classes so that he could learn French. He joined foreign languages classes so that, अब देखो बड़ी मजेदार चीज आ गई, एक नया कंजंक्शन, नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। so that के साथ जो कंजंक्शन लगता है वो मे या माइट हो सकता है। ठीक है, जो जोड़ा है इनका so that का मे और माइट के साथ जोड़ा है। जैसे आपने देखा कि लेस्ट का जोड़ा शुड के साथ था। ठीक है, ऐसे ही सो दैट के साथ मे या माइट का इस्तेमाल हो सकता है। तो उसने ज्वाइन की थी क्लासेस लैंग्वेज की, फॉरेन लैंग्वेज की, सो दैट ही, अब यहाँ पे ये कुड नहीं आ सकता, है ना, ही माइट लर्न फ्रेंच। अच्छा, माइट मैंने इसलिए किया, यहाँ पे मे भी आ जाता, बट सेंटेंस ये पूरा पास्ट में जा रहा है ना, ये भी सेंटेंस पास्ट में है। तो पास्ट ऑफ मे जो कि माइट होता है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, कुड की जगह लिखेंगे माइट और सेंटेंस आपका एकदम तनतना जाएगा। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार आउट ऑफ 10 अपना स्कोर जरूर देखेंगे, है ना, मेरे पढ़ाने के बाद आपने कितना सीखा। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारों का स्कोर 7+ आया होगा। अगर आपका 7+ स्कोर आया है तो आप सीख रहे हैं
अच्छा चल रहा है। ठीक है, इससे कम है तो थोड़ा दम लगाइए बच्चे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। द वायरस इज स्प्रेडिंग दो इट विल एंड द वर्ल्ड है। अब देखो यहां पे एक डिफरेंस है, दो का मतलब होता है यद्यपि, लेकिन अगर आप दो के साथ एज लगा दें, एज दो कर दें, तो एज दो का मतलब होता है जैसा के, मतलब ऐसे फैल रहा है जैसे के। तो द वायरस इज स्प्रेडिंग, वायरस ऐसे स्प्रेड कर रहा है एज दो, जैसे कि इट विल एंड द वर्ल्ड, जैसे दुनिया को खत्म कर देगा। तो एज दो का मतलब है जैसे किसी चीज को खत्म करने की बात हो रही है। तो एज दो एज इफ जैसा काम करता है, एज दो एफ एज इफ जैसा काम करता है। और अक्सर ये हाइपोथेटिकल चीजें दिखाते हैं, जैसे मैंने कहा शी वॉक्स एज इफ शी वर अ डियर। हाइपोथेटिकल है इसलिए मैंने वर का इस्तेमाल किया, एज इफ से भी दिखा रहा हूँ। शी वॉक्स, वो ऐसे चलती है जैसे वो कोई हिरनी हो, है ना। तो वो जैसे, तो यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल बात हो गई, वो अपने आप को हिरनी समझती है, वो ऐसे चलती जैसे वो कोई हिरनी हो, पर दुनिया जानती है कि हिरनी नहीं है भाई, हथनी है। तो शी वॉक्स एज इफ शी वर अ डियर, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, वर का इस्तेमाल किया, क्योंकि सेंटेंस कैसा है मेरे बच्चे, हाइपोथेटिकल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो एज, यहाँ पे आप एज दो का इस्तेमाल कर लेंगे। एज दो का मतलब एज इफ जैसा होता है, जैसा कि। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जल्दी जल्दी। नाइदर हर फ्रेंड्स, अब देखो कितना पप्पू क्वेश्चन है, ये तो देखते ही खत्म हो जाएगा। नाइदर हर फ्रेंड्स और हर रिलेटिव थोड़ी होगा, नॉर रिलेटिव, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव ज्वाइंट, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो नो सूनर के साथ कौन सा कंजंक्शन बताया था, टी एच ई एन वाला देन नहीं बताया था, टी एच ए एन वाला देन बताया था। याद रखिएगा, नो सूनर के साथ भी टी एच ए एन वाला देन। तो देर ही नहीं थी प्रिंसिपल को एंटर करे हुए क्लास में जब स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो टी एच ए एन देन हो जाएगा। आंसर सी, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है, आई वेंट टू द डॉक्टर इन स्पाइट ओ एफ ऑफ, होता है ना, ये जो ओ डबल एफ ऑफ होता है ये फिजिकल सेपरेशन के लिए आता है। जैसे गेट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक पे से हट जाओ, तो ये ओ डबल एफ ऑफ हटने के लिए, फिजिकल सेपरेशन के लिए आता है। सो आई वेंट टू द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट, है ना, मैं डॉक्टर के पास गया जबकि मैं फिट था। तो इन स्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, किसी चीज के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। तो ये आप इसे ऐसे लिख लें, इन स्पाइट ऑफ, या फिर लिख लें डिस्पाइट। इन दोनों का मतलब सेम होता है। बस एक बात आप याद रखिए कि डिस्पाइट के साथ आप ऑफ कभी नहीं लगाते हैं। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, स्पाइट के साथ लगा देते हैं, लगाते ही हैं। तो आई वेंट टू द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट, आंसर हो जाएगा बी। ये बात याद रखना भाई, इस पे क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो यू हैव पास द एग्जाम, देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। अब यहाँ पे कह रहा है सो, तो तुमने, सो का मतलब है तो तुमने एग्जाम पास कर लिया है, अच्छी बात है। देर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है, ये क्या बात हुई। तो तुम्हें सो को हटाना पड़ेगा, कोई ऐसा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा जो उसके विपरीत जाए। ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो, तुम कुछ ऐसे कह सकते हो, दो,
देखो ये बात तो सही है, अगर तुम कंजंक्शन नहीं भी सोच पाए, सिर्फ एरर तुमने पता कर लिया किस पोर्शन में है तुम्हारा, तभी भी सही हो गया। और एग्जाम में तुम्हें जो नंबर मिलेंगे इसी बात के तो मिलेंगे कि ए बी सी या डी पार्ट में एरर बताना है, कोई एरर नहीं है तो डी लगाना ही नहीं, तो ए या बी सी में एरर बताना है। तो यही चीज तुम्हें करनी है। अगर तुम कंजंक्शन नहीं भी ढूंढ पा रहे हो पर एरर जरूर ढूंढ पा रहे हो, तो समझ लो तुमने अपनी आत्मा तृप्त कर ली है काफी हद तक। और जो ये बता रहा है कि भाई कंजंक्शन भी मुझे पता है सर, ये वाला कंजंक्शन है, तो तुम्हें तो कोई रोक नहीं पाएगा कंजंक्शंस में। तो दो यू हैव पास द एग्जाम, जबकि तुमने एग्जाम पास कर लिया है। अब यहाँ पे या तो कॉमा लगता या फिर येट लगता, तो कॉमा लगा हुआ है क्योंकि दो या ऑल दो के साथ आप कॉमा लगाते हैं। दो भी लगा सकते हो यहाँ पे, ऑल दो भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। So though although you have passed the exam, there is room for improvement. अभी भी improvement की जरूरत है तुम्हें, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम ऑल्सो टॉप डिड, नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम ऑल्सो टॉप डिड। अब देखो एक चीज और लिखो, देख एक सेंटेंस और देख लो। सेंटेंस देखिए, ही हेल्प्ड नॉट ओनली द विक्टिम्स, उसने जो पीड़ित थे उनकी मदद ही नहीं करी, बट ऑल्सो केप्ट देम सेफ इन अ होटल, उन्हें सेफ भी रखा। कहाँ पे? एक होटल पे। आप समझने की कोशिश करो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जुड़ा होता है। आओ इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम, ऑल्सो की जगह आपको पता है कि आप यहाँ पे बट ऑल्सो कर देंगे, है ना। और आपको भी अच्छा लगा होगा कि सर हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया। पर नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक पेज और है ना, ये बात याद रखिएगा। क्या बात? कि नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ एक बात याद रखेंगे, टेक्स द सेम पार्ट ऑफ स्पीच इन आफ्टर देम। अपने बाद ये हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं। कहने का मतलब है अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर उसके बाद प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन आएगा। नाउन प्रोनाउन एक ही बात होती है। वर्ब आया है तो वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव आएगा। जैसे ही हेल्प्ड नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद क्या आया? दी विक्टिम्स, ये नाउन है। बट ऑल्सो के बाद क्या आया? वर्ब आ गया। तो ये कहानी गलत हो गई और ये सेंटेंस गलत हो गया। इसको सही करने के लिए ही नॉट ओनली हेल्प्ड, यहां लगा दो इसे, ही नॉट ओनली हेल्प्ड द विक्टिम्स, उसने सिर्फ मदद ही नहीं करी विक्टिम्स की, बट ऑल्सो केप्ट देम सेफ इन अ होटल, और सेफ भी रखा उन्हें होटल में। तो मेरे बच्चे सही तो हो गई कहानी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच कैसे हुआ, क्योंकि नॉट ओनली के बाद अब वर्ब आ रही है, ये वर्ब है ना, और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी यहाँ पे वर्ब आ रही है, इसलिए सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ गई नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद। क्वेश्चन आपका आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। आई हैड स्कार्सली एंटर द रूम, कह रहा है मैं मुश्किल से रूम में एंटर ही किया था। देन द फोन रैंग, जबकि मेरा फोन बज गया। तो स्कार्सली और हार्डली के साथ बता चुके हैं ना, WHEN व्हेन आता है तो वही तो लगाओगे। कहानी खत्म हो गई, आंसर सी हो गया। कह रहा है मुश्किल से मैंने रूम में एंटर किया था जब फोन बज गया था। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम पप्पू क्वेश्चन। दो ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है, गरीब है,
बट ही इज ऑनेस्ट, तो बट थोड़ी लगाते हो, येट लगाते हो, दो के साथ येट लगाते हो। ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है, यद्यपि वो पुअर है, फिर भी क्या है? ईमानदार है। बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर जो गरीब होते हैं ना, वो ज्यादातर ईमानदार होते हैं। उनका रीजन ये होता है कि बहुत इतना बड़ा लालची कोई उनको नहीं देता कि उनके मन में बेईमानी आए। ठीक है, उनको लगता है कोई ऐसा तो नहीं है कोई आगे तुमसे कहेगा भी बेईमानी कर लो, ये रखे हैं तुम्हारे पास 2-3 लाख रुपए, तो और वो 50-100 रुपए के लिए क्या ही बेईमानी करके अपना मन खराब करे ना। लेकिन अमीर, अमीर को दिख रहा होता है अरे भैया 1 करोड़ रुपए की बेईमानी है ये तो 1 करोड़ रुपए की अगर बेईमानी है तो इसका मतलब है 1 करोड़ रुपए में से 2 लाख रुपए दे दूंगा मंदिर या मस्जिद में अपने धर्म अनुसार, तो वहां पे मेरी एकदम रौला बन जाएगा, लोग समझेंगे कितना बढ़िया आदमी है। और इसमें से 2 लाख रुपए के अपने घर के आसपास के जो भी गरीब हैं उनमें बांट दूंगा, वो भी गरीब कहेंगे आह मजा आ गया कितने बढ़िया आदमी हो। 1 लाख रुपए थोड़े बहुत रिश्तेदारों के मुंह पे मार दूंगा, 10-10, 20-20 हजार किसी को कोई गिफ्ट या कोई पार्टी करके सबको खिला दूंगा, दुनिया शांत हो जाएगी। 95 लाख तो तब भी बचेंगे। तो 1 करोड़ की बेईमानी चलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बेईमानी और ईमानदारी है ना, ये बड़ी बड़ी मजेदार चीज है। जब आपको तगड़ा फायदा हो रहा होता है तभी भी आप ईमानदार रहते हैं, तभी तो आप ईमानदार होते हैं। जब आप बिक रहे होते हैं बड़े सस्ते में और सब सेट हो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, इतना पैसा दे दो, ये सब चीजें चलती है ना छोटी मोटी, यूपी में हमारे यहाँ बहुत चलता है छोटी छोटी जॉब्स के लिए पैसे ये सब। तो ये सब चीजें खैर अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है, मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो मैं मेरे दिमाग में बार बार ये वाली बात आती है कि इन सब चीज़ों से शॉर्ट टर्म गोल्स आपके अचीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी का एक लॉन्ग टर्म गोल भी होता है और वो होता है मन की शांति। तो मन की शांति नहीं मिलेगी, ये बात याद रखो, भटकते ही रहोगे। कंतारा देखिए ना, कंतारा सब कुछ था राजा के पास लेकिन मन की शांति नहीं थी। तो मन की शांति तो तुम्हें वहीं मिलेगी जहाँ पे प्योरिटी होगी, पीस होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ही इज सच अ राइटर बिकॉज एवरीबडी शुड रीड हिज बुक है। ये क्या बात हुई? ही इज सच अ राइटर, वो एक ऐसा राइटर है क्योंकि हर कोई उसकी बुक पढ़ता है। ही इज सच अ राइटर, वो एक ऐसा राइटर है दैट, सच के साथ दैट का जोड़ा मैंने आपको बताया था। सच अ राइटर, ऐसा राइटर है दैट एवरीबडी शुड रीड हिज बुक, कि हर किसी को उसकी किताब पढ़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। He believes as if he was। अब देखो यहाँ पे वही वाली चीज है, मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे रेस की बनाया है। ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है एज दो, जैसा कि वही वाला एज दो ही वर अ किंग, जैसे वो कोई राजा हो। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल बात होगी और इसलिए मैंने वर का इस्तेमाल किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टेंसेस में और दूसरी क्लासेस में कि कभी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होता है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस हाइपोथेटिकल ही होता है। हाइपोथेटिकल में हम वर का इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस वाली क्लास देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली क्लास देखिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत गहराई से बताया। तो देखो भैया 20 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे एक बार फिर से टाइम आ गया एनालिसिस का। अब यहाँ पे याद रखिए 14 आपके आने ही चाहिए हर हाल में। अगर 14 नंबर नहीं आए हैं 20 में से तो आपको पीछे जाके फिर से ब्रश अप करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21। ही हैजंट रिटन मी अ लेटर व्हेन ही वेंट टू दिल्ली। उसने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा था। लेटर कब? व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, जब वो दिल्ली गया था। तो ही हैजंट रिटन मी अ लेटर है। अब देखो जो अगर तुम कहोगे ना व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे सेंस ही नहीं आ रहा कि भाई व्हेन का मतलब क्या है। तो जल्दी से थोड़ा सोचिए, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ और इसमें जरा मुझे बनाकर दिखाइए। भैया जब इसका आंसर जानोगे ना तो हैरान हो जाओगे। कैसे? ही हैजंट रिटन मी अ लेटर, उसने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा है जब मैं दिल्ली गया था। जब थोड़ी, सिंस, जब से मैं दिल्ली में हूँ। सिंस ही वेंट टू दिल्ली, जब से वो दिल्ली गया है तब से आज तक। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक। तो ही हैजंट रिटन मी अ लेटर, उसने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा है कब से? जब से वो दिल्ली गया तब से अब तक। ऐसे सेंटेंसेस मैंने आपको टेंसेस की क्लास में भी कराए हैं,
जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया है। तो टेंसेस में भी देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। यहाँ पे कह रहा है उसने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा है, कब से, जब से वो दिल्ली गया है तब से अब तक। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, आंसर हो जाएगा वेन की जगह सिंस बी। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि वेन की जगह पे सिंस आना चाहिए, मतलब कुछ और आना चाहिए। तो इतने में भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, ये लास्ट 10 क्वेश्चन हैं, इस पे दम लगाएंगे फिर हम वोकैबुलरी करेंगे। बोथ रुद्र, अब ये तो आपको पता है कि भाई एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, बोथ के साथ एंड आता है। अभी आप सीख चुके हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया था आपके लिए। दोनों रुद्र एंड किंजल दोनों ही लेजी हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। अब तो सब आपने बना दिए होंगे, ये तो आप बहुत तेज निपटा देंगे। स्कार्सली आई हैड रीच द होम, कह रहा है मुश्किल से मैं घर पहुंचा था। देन द लाइट्स वेंट ऑफ, तो देन नहीं बोलोगे, WHEN वेन बोलोगे, WHEN वेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्लेस हाउ वी स्टेड, हाउ वी स्टेड थोड़ी है, कह रहे हैं ये है वो जगह वेयर वी स्टेड, जहां हम रुके थे। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब भी आप यहाँ पे दैट लगा देते हो ना, अगर आप इसको ऐसे करते, दिस इज द प्लेस दैट वेयर, तो दैट और वेयर नहीं आएंगे साथ में, एक ही कंजंक्शन से काम हो जाता है। ठीक है, वेयर, हाउ, या दिस इज द वर्क, या दिस इज द रीजन वाई, या कि दैट वाई नहीं लिखोगे, दिस इज द रीजन वाई आई आस्क्ड फॉर इट, तो वाई लिखोगे, दैट और वाई नहीं लिखोगे। ये बात मैंने आपको नरेशन और भी बहुत सारी जगहों पे बताई है। तो याद रखिए, दैट के साथ फिर दूसरे वाले ये हाउ, वाई, व्हाट, ये सब नहीं आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करें तो इसका ध्यान रखें, है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द प्लेस, ये है वो प्लेस वेयर वी स्टे, जहां हमने स्टे किया था जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे, विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 25। तो मीरा डज नॉट लाइक स्विमिंग, स्विमिंग पसंद नहीं है मीरा को, और क्या पसंद है उसे, या फिर शी डज लाइक, शी डज, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे देखो विपरीत बात है, कह रहा है मीरा को स्विमिंग पसंद नहीं है, और शी डज एंजॉय साइकिल, लेकिन वो साइकिल तो एंजॉय करती है। तो उल्टी बात करो ना, विपरीत बात आप बट से करते हैं, तो आप बट लगा देंगे। मीरा डिड नॉट लाइक स्विमिंग, मीरा को स्विमिंग पसंद नहीं है, बट शी डज एंजॉय साइकिलिंग, लेकिन साइकिलिंग तो करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी थोड़ी है, बी, बी पार्ट में, क्योंकि आपने और की जगह बट कर दिया। तो ये कुछ चीजें ना आपको कैसे आती हैं, मीनिंग समझ के आती है, अगर आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है यू कैन नाइदर हैव द चीज केक और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट, यू कैन आइदर हैव, यू कैन आइदर हैव द चीज केक, या तो तुम चीज केक खा लो, और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट, या फिर जमी हुई हॉट चॉकलेट, यू कैन आइदर हैव, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर जाएगा इसमें, डी, है ना। तो क्यों, क्योंकि आइदर के साथ और का जोड़ा है, सब कुछ तनतनाता हुआ है, यू कैन आइदर हैव द चीज केक और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट, ये जिसने सही किया ना, बड़ी बात है, क्योंकि नो एरर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27। इट इज अप टू यू इफ यू स्टे हेयर और गो आउट, कह रहा है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पे रुको या फिर बाहर जाओ। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, या तो के लिए हम इफ तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आगे और आ जाता है, जैसे मैंने कहा इट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू बाय इट, कह रहा है तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अगर इसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये बात इस वाले सेंटेंस में अंडरस्टूड है ना। इफ से सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसा ही सेंस आता है, जैसे इट्स अप टू यू, कि ये तुम्हारे ऊपर है, इफ यू वांट टू बाय इट, अगर तुम इसे खरीदना चाहो। ठीक है, ये वाला सेंस देता है। बट अगर तुम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहते हो, इफ यू वांट टू बाय इट और नॉट, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में इफ आ गया। तो इफ का जोड़ा और के साथ कभी नहीं होता, इफ और साथ में नहीं आते हैं। और हम जानते हैं इफ का और का जोड़ा किसके साथ होता है, वेदर के साथ।
तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, इट इज अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, वेदर यू स्टे हियर और गो आउट। तो ये और बिल्कुल सही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पीछे जाके इफ को ठीक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। तो सेंटेंस बी इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है, वेदर यू स्टे हियर, या तुम यहाँ पे रुकते हो या फिर चले जाते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो अगर इफ से बनाओगे तो और नॉट नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता इफ के साथ, वेदर से बनाओगे तो लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, ये बिल्कुल सही है। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं चाहूं यहां पे ये भी लिख सकता हूं इफ आई वॉज कमिंग, पर मुझे और नॉट नहीं लिखना होगा। ये सेंटेंस अभी ऐसे भी ठीक है, इफ आई वॉज कमिंग, ये भी बिल्कुल सही है। या तो वेदर के साथ और लगा के बना दो, ये सेंटेंस भी सही है, या फिर आप क्या करेंगे, इफ आई वॉज कमिंग, है ना, सिर्फ वहीं पे सेंटेंस को खत्म कर देंगे और नॉट नहीं लगाएंगे। तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर, है ना। पर मैंने एक तरीका और बता दिया कि ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। सोचो अगर ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती ना, तो कम से कम ये इसमें डाउट और ये सब तुम्हारे कमेंट्स देखने में आई वुड हैव टेकन एटलीस्ट 1.5 आवर फॉर दीज 30 क्वेश्चंस, कम से कम इतने तो लगते। तो 1 घंटे में तुम्हारे 30 क्वेश्चन, अभी 30 हुए नहीं है वैसे। शी इज सो क्लेवर एज हर, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, देखो यार याद रखो, सो एस और एस इनका इस्तेमाल के बारे में 3 चीजें। पहली चीज, ये यूज होंगे कंपैरिजन के लिए। दूसरी चीज, इसमें आप हमेशा यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आप इसमें यूज करेंगे। दूसरी चीज ये वाला एज, क्योंकि इसमें 2 एज हैं, ऐसे याद रखोगे, क्योंकि इसमें 2 एज हैं तो ये दोनों के लिए यूज होगा, बोथ, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेगेटिव पॉजिटिव हर सेंटेंस में यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही एज है। तो ये सिर्फ, अब अकेला आदमी क्या करता है जानते हो ना, अकेला आदमी कुछ ना कुछ खुराफात ही करता है, नेगेटिव काम करता है। जब तुम अकेले होते हो, घर पे कोई नहीं होता है, तुम्हें भी पता है ना कि तुम क्या करते हो, तो सीधी सी बात है। सो और एज अकेला है, तो आज सिर्फ ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक है, सो शी इज सो क्लेवर एज हर सिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। देखो मैं लिख के दिखाता हूं इसी सेंटेंस को, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। शी इज सो क्लेवरर शी इज एज क्लेवरर एज हर सिस्टर। ठीक है, शी इज so clever as her sister. She is as clever as her sister. She is not as clever as her sister. She is not so clever as her sister. तो अब आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे और इसी से आपकी आत्मा आराम से तृप्त हो जाएगी। शी इज एज क्लेवरर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लेवरर का इस्तेमाल सो और एस के साथ नहीं होगा। मैंने आपको बताया आप इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, शी इज सो क्लेवर एज हर सिस्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सो और एज का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता, ये नेगेटिव में हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी इज एज क्लेवर एज हर सिस्टर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि एज का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में किया जा सकता है। मतलब क्या होगा कि वो इतनी समझदार है, इतनी चालाक है जितनी उसकी बहन है। शी इज नॉट एज क्लेवर एज हर सिस्टर, तो ये भी सही है, क्योंकि एज का इस्तेमाल तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में हो जाता है। तो शी इज नॉट एज क्लेवर, वो इतनी चालाक नहीं है जितनी उसकी बहन है। मीनिंग बदला पर सेंटेंस की ग्रामर ठीक है ना। और लास्ट सेंटेंस भी क्या कह रहा है, शी इज नॉट सो क्लेवर, वो इतनी क्लेवर नहीं है जितनी उसकी बहन है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सो और एज का तो जोड़ा साथ में आ सकता है ना,
है ना, कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। तो यहाँ पे नेगेटिव था, आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, एज तो दोनों तरीके से नेगेटिवली यूज होते हैं। तो ही इज सो क्लेवर नहीं होगा, शी इज एज क्लेवर, वो इतनी क्लेवर है, चालाक है, जितनी उसकी बहन है, जब लोगों को चीट करने की बात आती है। तो आंसर हो गया मेरे बच्चे कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, इसके बाद हम वोकैबुलरी करेंगे। Nobody else but my father has helped me in the crisis, किसी और ने मेरी मदद करनी है, नहीं करी है। तो nobody else, else के साथ आप but का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे rather होता है ना, अगर यहाँ पे else की जगह nobody else, अगर यहाँ पे rather या other होता तो आप then का इस्तेमाल करते, तो ये बिल्कुल सही है ना। but my father has helped me in the crisis, तो no error हो जाएगा, D is the correct answer। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये था आपका 30 क्वेश्चंस। अब 30 में से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके जो कलेक्टिव स्कोर होना चाहिए वो एटलीस्ट 25 आना चाहिए आउट ऑफ 30, है ना। 24 25 तो आपका आना ही चाहिए। इससे कम अगर स्कोर है आपका तो मामला खराब हो गया है, थोड़ा सा दम लगाइए, है ना। और कंजंक्शंस के एक और क्वेश्चंस आपको लगाना होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। चलिए आइए चलते हैं वोकैबुलरी के सुहाने सफर पे। पहला वर्ड है एब्जॉर। आपके पास समय है 10 सेकंड का इसको लगाने के लिए। एब्जॉर, एब्जॉर का क्या मतलब होता है? एब्जॉर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को छोड़ देना। एब्जॉर इज टू गिव अप, किसी चीज को स्टॉप कर देना। सीड, रिलिंक्विश, ये सारे होते हैं। फॉरसेक, सी इज द करेक्ट आंसर। सैंक्शन का मतलब होता है परमिट। एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस। बिटरनेस ये कौन सी वाली होती है? जैसे कोई तुमसे कड़वे कटाश बोल दे, कोई गलत बोल दे तुम्हें, जो सुनने में बड़ा कड़वा लगे, तुम अरे तुमने किया ही क्या है जिंदगी में, बाप के पैसे पे जीते हो। एक्रीमनी है ये, बिटरनेस है। ब्यूटीफाई का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना। डेकोरेट, एडॉन, एम्बेलिश। ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं? सिनोनिम हो गए। तो एक पेज पे आपको 6-7 सिनोनिम मिल गए हैं, नोट कर लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा forsake, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना, है ना, जाने देना। अबैंडन बेसिकली, या ये ओथ वगैरह के लिए होता है कि भाई मैंने ये कसम खाई थी कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आज तुम्हारे साथ हूं तो चलो ठीक है पी रहा हूं, ऐसी कोई बात है तो आप एब्जॉर कर सकते हैं। गिव अप किया था, छोड़ देना, forsake। कलमनी, इस पे आप याद रख सकते हैं, कलमुही पे ये वर्ड याद रख सकते हैं। कह रहा है कलमिनी का क्या मतलब होता है? कलमिनी का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी पे लांछन लगाते हैं। कलमिनी इज करेक्टर असैसिनेशन। करेक्टर असैसिनेशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी पे लांछन लगाते हैं, है ना, या आप किसी को सेंश्योर करते हैं, है ना, बदनाम कर देते हैं। एस्पर्जन्स होते हैं ये, क्रिटिकल रिमार्क्स, क्रिटिकल रिमार्क्स आपको मिलते हैं। तो कई सारे वर्ड आपको इसके लिए मिले हैं। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रेस। इयोलॉजी, है ना, किसी की तारीफ करना। तालियां बजाना किसी के लिए, एप्लॉस। तो प्रेस, इयोलॉजी, एप्लॉस, कमेंडेशन, ये सारे होते हैं। कॉम्यूफ्लाज का मतलब क्या होता है? कॉम्यूफ्लाज का मतलब होता है जब आप अपने आप को मिक्स कर लेते हो किसी इन्वायरमेंट में। सो CAMUFLAG, कॉम्यूफ्लाज का मतलब होता है हाइड और मिक्स इन द सराउंडिंग। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट, रिनाउंस, डिनाउंस। तो बहुत सारे वर्ड आपको यहां पे भी मिले हैं। वोकैबुलरी रजिस्टर में अपने नोट करते रहिए, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ऑल्ट्रुज्म? ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, गांधी वॉज एन ऑल्ट्रिस्ट, जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। तो ऑल्ट्रिज्म इज बेसिकली जेनरोसिटी।
म्यूनिफिसेंस, ठीक है, जेनरोसिटी, म्यूनिफिसेंस, काइंडनेस भी कह सकते हैं आप, फिलैंथ्रोपी। जब आप दूसरों के लिए बढ़िया करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका फिलैंथ्रोपी। तो मैंने आपको बताया इसके तीन सिनोनिम्स, एक तो जेनरोसिटी, म्यूनिफिसेंस और फिलैंथ्रोपी। तीनों का मतलब क्या होता है, दिल फेंक खर्चा करने वाला। या फिर जैसे तुम दोस्तों में होता है ना, एक आदमी सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको घुमाता है, वो फिलैंथ्रोपिक होता है। अब तो ऐसा नहीं होता, अब हर आदमी चाहता है कोई मुझे करा दे। दानवीर कर्ण इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आपने महाभारत देखी है, उसने अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और यही वजह थी उसकी मौत की। तो वो कौन था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दानवीर, उसके आगे इसलिए रखा है। तो दानवीर किसी को कहना है तो वो जेनरस कह सकते हो। जेनरोसिटी ये क्वालिटी है, जेनरस एडजेक्टिव है। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो दिल फेंक है तो उसको आप जेनरस कह सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हेस्ट मतलब हरी, जल्दी मचाना, हरी करना। ठीक है, स्टिंगनीनेस का मतलब होता है ये तुम्हारा वो वाला दोस्त है जो कभी जेब में से पर्स निकालता ही नहीं। एक कंजूस है, इसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं, माइजर, है ना, स्क्रूज, कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उसके लिए आता है वर्ड स्किन फ्लिंट। स्किन के अपनी चमड़ी देने को तैयार है, जेब से पैसा निकालने को तैयार नहीं है। तो माइजर, स्क्रूज, स्किन फ्लिंट, FLINT। इसके अलावा इसके लिए वर्ड आता है निगर्ड। निगर्ड भी कंजूस होता है। एक वर्ड एग्जाम में बार बार आता है, पार्सिमोनियस। तो याद रखो भाई, ये सारे के सारे कौन है, सारे के सारे कंजूस हैं। ठीक है, अगला वर्ड आता है ग्रज। कहते हैं ना कोई ग्रज नहीं रखना चाहिए किसी से। तो ग्रज का मतलब होता है, एक हॉरर मूवी भी है ग्रज, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। अकेले मत देखना, चार पांच को बिठा के देखना। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग मूवीज है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया है, इसमें भी कुछ ऐसे दिखाया है। तो ग्रज का मतलब होता है किसी का बैर, कहते हैं ना बैर है मेरा इससे, ग्रज है ना। तो कह सकते हो क्या, इल रिलेशंस, बैर है, कुंठा है मन में। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इम्पवरिश्ड क्या होता है, इम्पवरिश्ड, इम्पवरिश्ड का मतलब होता है बेचारा। ये तो बता ही दोगे, अगर टाइम चाहिए तो मुझे पॉज करके देख लेना। तो इम्पवरिश्ड होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट कौन होता है, पुअर। पुअर कौन होता है, गरीब। गरीब मतलब बैगर कह सकते हो। बैगर के लिए भी मेंडिकेंट भी बैगर होता है, मेंडिकेंट, है ना, ये दोनों सेम होते हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, पुअर, इम्पवरिश्ड, इंडिजेंट, ये सारे के सारे सेम होते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं जो सेम नहीं होते। तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब नॉट सेम, जो सेम ना हो या सिमिलर ना हो। अनऑल्टरेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कांट बी ऑल्टर्ड, या फिर चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता हो। लैंग्वाइड होता है आपका सुस्त, लेजी, लैंग्वाइड, लैंगोरस, शिफ्टलेस, है ना। तो ये कौन है, लेजी है। लैकाडाइसिकल, लिथार्जिक, ये सारे के सारे लेजी होते हैं। स्लगिश, सारे के सारे लेजी हैं मेरे बच्चे, सारे के सारे लेजी। तो एक पेज पे बहुत सारे वर्ड मिले, आंसर हो गया आपका ए, बहुत सारे सिनोनिम्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन होता है, नया, नौसिखिया, है ना, जो अभी सीख रहा है बच्चा। जुवेनाइल जेल नहीं होती। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है बेसिकली सॉफ्ट, इसलिए इसके अलावा कोई और जा नहीं सकता। सोलोमन का मतलब क्या होता है, सीरियस, ग्रिम। फ्रॉलिक्सम का मतलब होता है कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा अजाइल है, अजाइल, है ना, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, रैपिड, इन सब का मतलब होता है तेज। तो फ्रॉलिक्सम का मतलब इधर कूद फांद के एकदम तेज चलने वाला, जैसे हिरन का बच्चा, इस फ्रॉलिक्सम। ठीक है, पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, डिलीशियस, सेल्यूबरस। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे सी, सॉफ्ट, क्योंकि और कोई इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट कौन होता है, रिकॉल्सिट्रेंट होता है जिद्दी, अड़ियल, मथूस, मतलब स्टबर्न भी कह सकते हैं,
एडमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट भी कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट भी कह सकते हैं। ये सारे जिद्दी अड़ियल मट्ठूस होते हैं। ठीक है। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? ऑप्रेसिव, जो बेचारा दबा लचा हो ना, जिसको दबा के रखा गया हो। सबमिसिव, जो सबमिट करने को तैयार हो। इसका उल्टा होता है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा रिकॉल्सिट्रेंट का। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सकता हो। रिमार्केबल कहते हैं रिमार्केबल चेंज आया है, ऐसा चेंज आया है जो कि देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई। पैसिफाई क्या होता है? प्लेकेट, सूथ, है ना। एलिविएट, बेसिकली किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम करना, किसी के दर्द को, पीड़ा को, उत्पीड़न को कम करना। लेसन कह सकते हैं, या फिर रिड्यूस करना किसी बुरी चीज को, उसे हम मॉलिफाई, पैसिफाई कहते हैं। इंसर्जेंट कौन होते हैं? इंसर्जेंट वो होते हैं जो किसी पहले मिलिट्री में थे, या पुलिस में थे, या रॉ में थे। जैसे अगर आप मूवी पठान आपने देखी है, तो उसमें जॉन अब्राहम कौन है? एक इंसर्जेंट है। इंसर्जेंट का मतलब होता है जो बाद में अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है। ठीक है। तो इंसर्जेंट बेसिकली आप ट्रेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। गद्दार आप कह सकते हैं, गद्दार, या अटैक करने वाला, आपका एनिमी। इंसर्जेंट जो बाहर से आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? रिकॉल्सिट्रेंट, जिद्दी अड़ियल मट्ठूस। हाँ, तो इसके लिए यही लगा सकते हैं आप, रिकॉल्सिट्रेंट यही है जो मान नहीं रहा है, खिलाफ जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते, यही जिद्दी होगा, है ना। यही देखो जॉन को उसने कितना समझाया कि भाई देख, सोल्जर जो होता है ना, वो ये नहीं पूछ सकता देश से कि तुमने मेरे लिए क्या करा। नहीं तो काहे का सोल्जर है? सोल्जर का तो मतलब ही है ना, मैं जान देने आया हूँ। भाई सोल्जर का क्या मतलब है? सोल्जर का मतलब यह है कि मैं देश के लिए कुर्बान होऊंगा। तो फिर बात किस बात की है कि मुझे देश ने कह दिया? अबे तुम जान देने गए हो, वो तुम्हारी माँ है, तो तुमने माँ को ऐसा मान लिया, तो फिर अब तुम ये माँ नहीं पूछ सकते थे माँ तूने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि सभी कुछ करती है माँ। तो क्वेश्चन नंबर 37, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का क्या मतलब होता है? ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बहुत ही गंदा हो, जहरीला सा हो। हीनस, ओडियस, ऑब्नॉक्शियस। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो बहुत बुरा हो, मेल वोलेंट आप कह सकते हैं। ऑफेंसिव होता है जो जो किसी को बुरा लगे, मतलब हर्टफुल, हर्टफुल भी कह सकते हो। या ऑफेंसिव मतलब क्रिमिनलाइज करना किसी चीज को, हर्टफुल कर देना। और क्रिप्टिक का मतलब होता है बेसिकली हिडन। इजोट्रिक, ये भी वर्ड आता है, तो हिडन, इजोट्रिक, सरप्टिशियस, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं? हिडन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑब्नॉक्शियस का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, एक वर्ड छूटा ना पीछे हमारा। तो फोर बोर्डिंग का मतलब है कि तुम्हें पहले से आगाज हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। तो फोर बोर्डिंग का मतलब बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि आपको पहले से ही लगने लगा कि हाँ शायद कि कुछ कहीं बुरा ना हो जाए। तो ये एक तरह की क्या होती है? एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी या फिर वरी। फोर बोर्डिंग। अनराइवल्ड, अनराइवल्ड का क्या मतलब होगा? जिसका कोई राइवल ही ना हो, जिसके कोई खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता हो। अनराइवल, पियरलेस होता है, क्योंकि पियर कौन होते हैं? पियर होते हैं तुम्हारे कंपेनियन, कंपेनियंस या फिर ओपोनेंट्स। तो पियरलेस या फिर ओपोनेंट्स। तो ओपोनेंट्स के मतलब जो तुम्हारे साथ काम कर रहा हो, तो कंपटीशन में होता ही है। तो इसलिए अनराइवल्ड, जिसका कोई कंपटीशन ना हो। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कैजोल का मतलब होता है कोक्स, सिड्यूस, इंसाइट, प्रोवोक, किसी को रिझाना, फोमेंट, किसी को रिझाना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, सिड्यूस करके कुछ लालच देके, या फिर बेसिकली चापलूस करना। तो चापलूस, कैजुअल इज बेसिकली चापलूसी। चापलूसी भी कैसे हैं? जैसे सर्वाइल, इसके लिए वर्ड आता है फ्लैगमैटिक। तो ये सारे के सारे चापलूस होते हैं, सर्वाइल, फ्लैगमैटिक, कैजुअल।
कोक्सिड्यूस ये एक अलग ग्रुप है, इसका मतलब होता है रिझाना। तो ये चापलूसी भी इसीलिए करते हैं क्योंकि रिझाना है, कोई अपना काम कराना है। पिट्यूलेंट का क्या मतलब होता है? फैस्टिडियस, तुम कुछ कर दो इसके लिए खुश नहीं हो सकता। पीविश है ये भैया, पीविश। पीविश कौन होता है? चिड़चिड़ा है, खुश नहीं होगा, किसी हालत में खुश नहीं होगा। पेस का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, स्पीड। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पियरलेस। और बहुत सारे वर्ड मिले हैं आज, मुझे लग रहा है इन 10 क्वेश्चंस में कम से कम हमने 60-70 वर्ड तो किए होंगे। जरूर बताना मुझे क्लास में, क्लास के बाद। तो पेनिटेंस का क्या मतलब होता है? पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, है ना, रिमोर्स, रिग्रेट, एटोनमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? पछतावा किसी तरह का, रिग्रेट, रिमोर्स, एटोनमेंट, पेनिटेंस, खुद को सजा देना किसी चीज के लिए। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? बाइंड कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना ना। रैथ का मतलब क्या होता है? कॉलर, बाइल, फ्यूरी, फुरॉर, रेज, एंगर। मेरे बच्चे ये सारे के सारे गुस्से होते हैं। रैथ का मतलब होता है WRATH, रैथ मतलब एंगर। इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। ठीक है, या नहीं नहीं नहीं, इलस्ट्रियस का ज्यादा क्लोज जो मीनिंग होता है ना, ये हार्ड वर्किंग है इसलिए ये फेमस है। तो बेसिकली ये फेमस होता है। रिनाउंड, रिनाउंड है, फेमस है, और क्या बोलते हैं इसको? एमिनेंट, वेल नोन। ठीक है, तो वेल नोन, एमिनेंट, रिनाउंड, फेमस और इलस्ट्रियस, सारे के सारे मशहूर होते हैं, मशहूर। तो आंसर हो जाएगा ए। एक बार फिर से आपको मुझे लग रहा है 100 के आसपास पहुंचेंगे वर्ड। सैबोटेज, व्हाट इज सैबोटेज? व्हाट इज सैबोटेज? सो सैबोटेज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, खराब कर देना, बेसिकली रैक, रैक कर देना, खराब कर देना। तो इसका उल्टा हो जाए, इसका हो जाएगा सबवर्ट। सबवर्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉय। ठीक है, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ट्रेंचेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बर्निंग हो, बर्निंग, हर्टिंग, या कुछ ऐसा जो कि ठीक नहीं था कहना। आपने किसी रिलीजन के बारे में कोई ऐसा कमेंट कर दिया जिससे उस समुदाय के लोग एकदम भड़क गए, तो आपका रिमार्क कैसा था? बर्निंग रिमार्क था ना, किसी को उकसाने वाला। ट्रेंचेंट, कटार, कटाश वाला, जो आपको चुभे, कुछ ऐसा। तो जैसे हमने एक वर्ड किया था ना, एसरबिक, एसरबिक भी आता है ना, या एक्रीमोनियस, बहुत कड़वा और दिल तोड़ने वाला, है ना। ऑब्लाइजिंग, ऑब्लाइज कहते हैं ना, आई एम ऑब्लाइज टू डू दिस। ऑब्लाइज का मतलब होता है जब आप किसी को फेवर करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। ऑब्लाइज का मतलब होता है जब आप किसी का एहसान मान रहे होते हैं। थैंकफुल, ऑब्लाइजिंग मतलब थैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस क्लास में हमने वर्ड कितने किए। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और हमने इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी किए हैं, बहुत सारी वोकैब भी की है, और साथ में कंजंक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ आप देखते रहिएगा, मैं आगे भी सेशंस लेके आऊँगा कंजंक्शन के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मैंने वर्ड्स ऑफ वोकैब कितने कराए हैं आज की क्लास में। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।